Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about meningitis, which is basically the CNS infection of brain. meningitis में क्या होता है कि ब्रेन का पार्ट जो होता है मेनिंजीज, जब भी इसकी इन्फ्लेमेशन होगी तो इसे हम कहते हैं मेनिंजाइटिस. अब मेनिंजाइटिस जो है ये किसी भी इन्फेक्शन की वजह से होता है. आइदर बॉडी के अंदर कोई सिस्टमिक इन्फेक्शन है जो कि इतना ज़्यादा इन्वेड कर गया है कि वो ब्लड ब्रेन बैरियर को अगर क्रॉस कर जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो अगर ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाता है तो मेनिंजाइटिस कॉज कर सकता है, या और भी कोई CNS इन्फेक्शन जो है वो कॉज कर सकता है. फॉर एग्जांपल बॉडी में जो है वो नमूनिया हुआ था, लेकिन नमूनिया जो है वो इतना ज़्यादा इन्वेड कर गया है बॉडी के अंदर, वो सही से ट्रीट नहीं हुआ, तो वो जो है ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस करेगा और वहाँ पर CNS इन्फेक्शन जो है वो कॉज करेगा. अब ये इन्फेक्शन जो है वो बैक्टीरिया, वायरल, फंगल, TB किसी भी कॉज की वजह से जो है वो हो सकता है. अगर इसके सिम्टम्स की बात करें तो द मेन सिम्टम्स आर फीवर, फिट्स और नेक स्टिफनेस एंड फोटोफोबिया. ये जो है इसके कैरेक्टरिस्टिक मेन सिम्टम्स हैं. इसके अलावा जो सिम्टम्स होते हैं हेडेक, वॉमिटिंग एंड फटीग. नाउ कम टुवर्ड्स द पैथोफिजियोलॉजी. जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन तक पहुंचेगा तो यहाँ पर ये इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट कर देगा. इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट करने के साथ ये एडिशंस कॉज करेगा, ब्लड के अंदर एडिशंस को फॉर्म करेगा. एडिशंस की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन कॉज होगी और ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो ब्लड ब्रेन बैरियर की परमेबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी. जब परमेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, फॉर एग्जांपल ये कोई भी ब्लड वेसल है, यहाँ पर जब इसकी परमेबिलिटी इंक्रीज़ होगी तो ब्लड वेसल्स के अंदर कोई भी चीज़ ईजीली एंटर कर सकेगी. तो जो अदर ब्लड कंपोनेंट्स होते हैं, साइटोकिन्स, न्यूट्रोफिल्स, ये सारे के सारे जो है वो ब्रेन में एंटर होना शुरू हो जाते हैं और यहाँ पर एडिमा कॉज करते हैं और दैट विल लीड्स टू द इन्फ्लेमेशन. अब हम इन्वेस्टिगेशंस की बात कर लेते हैं. CBC, MRI, CT स्कैन, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, TLC और लंबर पंक्चर जो है वो कॉमनली सारे जो हैं वो टेस्ट किए जाते हैं. लंबर पंक्चर बेसिकली जो है वो CSF की एग्जामिनेशन के लिए किया जाता है और इससे जो है वो हम कॉज आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मेनिंजाइटिस जो है उसका कॉज बैक्टीरियल है, वायरल है या फंगल है. अब बैक्टीरियल कॉज जब भी होगा तो न्यूट्रोफिल्स जो हैं वो एलिवेटेड होंगे, मोर देन 1000. TLC काउंट जो है वो 1000 to 5000 होगा. ग्लूकोज जो है वो कम होगा क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो ग्लूकोज को यूज़ करता है, इसलिए हम जो है कहते हैं कि यहाँ पे ग्लूकोज कम होगा. और प्रोटीन जो है वो एलिवेटेड होगा. वायरल के केस में लिम्फोसाइट्स इंक्रीज़ होंगे, ग्लूकोज नॉर्मल होगा क्योंकि वायरस जो है वो ग्लूकोज को यूज़ नहीं करता. प्रोटीन जो है वो माइल्ड एलिवेटेड होगा और TLC जो है वो 5 to 500 की रेंज में होगा. फंगल की बात करें सो TLC विल बी इन 5 to 400. लिम्फोसाइट्स जो हैं वो इंक्रीज़ होंगे, प्रोटीन भी इंक्रीज़ होगा और ब्लड ग्लूकोज जो लेवल है यहाँ पर डिक्रीज़ होगा. अब हम ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं. तो मेनिंजाइटिस जो है वो जब भी सस्पेक्टेड होता है, जब भी सिम्टम्स जो है वो पेशेंट में मेनिंजाइटिस वाले आते हैं, सो द एम्पेरिकल थेरेपी विल बी स्टार्टेड. हम इंतज़ार नहीं करते लैब रिपोर्ट्स का कि जो है वो कम्प्लीटली डायग्नोस करके फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, क्योंकि ये एक लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन है, तो इसमें एम्पेरिकल थेरेपी जो है वो स्टार्ट कर दी जाती है. ट्रीटमेंट में जो है मोस्ट कॉमनली एम्पिसिलिन, थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरेंस और अमाइनोग्लाइकोसाइड्स जो हैं ये एज एम्पेरिकल थेरेपी जो है यूज़ हो रही होती हैं. अमाइनोग्लाइकोसाइड्स में मोस्ट कॉमनली वैनकोमाइसिन जाती है. अच्छा, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स जो हैं वो नॉर्मली ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करती, तो जहन में सवाल आता है कि फिर किस तरीके से ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके इन्फेक्शन को ख़त्म कर सकती हैं. तो इन द केस ऑफ मेनिंजाइटिस क्या होता है कि ब्लड ब्रेन बैरियर की जो परमेबिलिटी है वो इंक्रीज़ होती है. हमने बात की पैथोफिजियोलॉजी में कि डिफरेंट ब्लड कंपोनेंट्स जो हैं वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर देते हैं ड्यू टू द इंक्रीज परमेबिलिटी. तो इसी वजह से जो एंटीबायोटिक है वो भी ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन तक पहुंचेगी और वहाँ पर इन्फेक्शन को या इन्फ्लेमेशन को जो है वो रिड्यूस करेगी. अच्छा, स्टीरॉयड जो है डेक्सामेथासोन कभी भी हम एंटीबायोटिक स्टार्ट होने से पहले नहीं देते. वो क्यों नहीं देते? अगर इन्फ्लेमेशन जो है वो बॉडी की पहले ही कम हो जाएगी, ब्लड ब्रेन बैरियर की परमेबिलिटी पहले ही रिड्यूस हो जाएगी, तो एंटीबायोटिक देने का फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा. तो इसी वजह से या तो हम इसको साथ स्टार्ट करेंगे या फिर एंटीबायोटिक जो है उसके थोड़े से टाइम बाद हम इसको स्टार्ट करते हैं. इसके अलावा जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट होती है एंटीपायरेटिक, फीवर को कम करने के लिए, और एंटी एपिलेप्टिक हम देते हैं फिट्स वगैरह को कम करने के लिए. तो ये सपोर्टिव ट्रीटमेंट जो है वो साथ साथ हम दे रहे होते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.